एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका। यह है कक्षा 11। पाठ है ऊष्मा स्थानांतरण और ये ऊष्मा स्थानांतरण का लेक्चर नंबर है 3। लास्ट इससे पहले के 2 लेक्चरों में हम लोग कहां तक अपनी बात फिनिश कर चुके हैं। इससे पहले के 2 लेक्चर में हम लोग अपनी बात श्रेणी क्रम में समायोजन, क्षणों का श्रेणी क्रम में समायोजन लास्ट में मैं खत्म कर चुका था। आज मैं शुरू करूंगा समांतर क्रम में समायोजन से। आज का टॉपिक है क्षणों या चालकों का समांतर क्रम में समायोजन। समांतर क्रम में समायोजन। सबसे पहले समांतर क्रम बच्चों होता क्या है? जब कभी दो या दो से अधिक क्षणों को इस तरीके से आपस में समायोजित किया जाए या आपस में मिलाकर रखा जाए कि जिससे दोनों क्षणों के अनुदिश जो तापांतर है वो कैसा हो? समान हो। जैसे ये 2 क्षणें लिखी हुई हैं, एक आपके सामने ए कह देते हैं, एक बी कह देते हैं। यहां पर तापांतर कितना? θ1। यहां पर कितना? θ2। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2। दोनों की लंबाइयां मान लेते हैं समान है। तो इस तरह का जो क्रम है ये क्या कहलाता है? समांतर क्रम कहलाता है। इस समांतर क्रम में जो ऊष्मीय धारा का मान है वो दोनों में भिन्न भिन्न होता है। यानी समांतर क्रम का समायोजन की परिभाषा क्या लिख दी जाएगी कि यदि क्षणों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि भिन्न क्षणों के अनुगत तापांतर समान हो। भिन्न क्षणों के अनुगत तापांतर समान हो। भिन्न क्षणों के अनुगत तापांतर समान हो तथा ऊष्मा धारा का मान भिन्न हो तो ऐसा समायोजन समांतर क्रम में समायोजन कहलाता है। ऐसा समायोजन समांतर क्रम में समायोजन कहलाता है। अब हम सीखेंगे समांतर क्रम में तुल्य ऊष्मा गुणांक। समांतर क्रम में तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक। अब देखो समांतर क्रम में तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों? जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास 2 छड़ें हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखी हुई है। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं? इसका क्षेत्रफल A मान लेते हैं, लंबाई कितनी मान लेते हैं? L मान लेते हैं। ठीक है,
और ये दूसरी छड़ है, इसका क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं, इसको A1 कह दो, और दूसरी दूसरी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको मान लेते हैं A2, मान लेते हैं अपने पास A2, लंबाई इसकी भी L मान लेते हैं, ठीक है। इसका अच्छा, अब तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक का मतलब है इन दोनों को हटाकर इन दोनों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए एक ही छड़ से, दो छड़ों को हटाकर एक छड़, लेकिन छड़ ऐसी जिसका क्षेत्रफल अब कितना हो जाए A1 प्लस A2, लंबाई इसकी कितनी रहे L, इसका ऊष्मा चालकता गुणांक K1, दूसरी छड़ का K2, और ये हो जाएगा K तुल्य। तो हमें ये K तुल्य निकालना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो सभी बच्चे जानते हैं समांतर क्रम में समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे लिखा जाता है बच्चों, जब छड़ें समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो इनका जो प्रतिरोध होता है वो लिखा जाता है 1/R तुल्य, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। चलो, अब यहां पर 1/R1 प्लस 1/R2 इसको अगर सॉल्व करें तो R तुल्य, इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं क्योंकि यहां थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, नेक्स्ट इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1/R तुल्य बराबर 1/R1, 1/R तुल्य। अब R तुल्य का सूत्र क्या होता है, यहां पर एक बार फिर समझ लेते हैं बच्चों, जो ऊष्मीय प्रतिरोध का सूत्र था जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ये होता है L/Ka, किसी का भी। तो इस सूत्र को पहले पहली रॉड के लिए लगाओ, तो कितना हो जाएगा देखो, L/K1A1, एक बटे और R2A2, और R तुल्य कितना हो जाएगा, इसको सही से लिखें तो नीचे वाली टर्म ऊपर पहुंच जाएगी, यानी K तुल्य, ठीक है। L सब तरफ से कट जाएगा, तो K तुल्य किसके बराबर हो जाएगा, A2 के। तो यहां से K तुल्य की अगर बात करोगे, A1 प्लस A2, ये किसका सूत्र हो गया बच्चों, ये हो जाएगा तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक, और किस अवस्था में, समांतर क्रम में, यानी ये है समांतर क्रम में तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक। इसको एक उदाहरण से और सीख लेते हैं, देखो जैसे ये दो छड़ ले ली, इसका क्षेत्रफल A, इसका क्षेत्रफल 2A, K 3K, और आपसे कहा जाए समायोजन की तुल्य
संयोजन की तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक ज्ञात करो। देखो अब इसका हल देखो, देखो कैसे हल निकालोगे। सबसे पहले सूत्र याद रखो, के तुल्य का सूत्र क्या है? ये आ जाएगा K1A1 K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। अब K1A1 की अगर बात करें तो ये क्या हो, देखो ये तो हो गया K1, ये हो गया K2, ये हो गया A1 और ये हो गया A2। तो K1 कितना, K A1 A, K2 3K, A2 2A, और बटे A1 प्लस A2 मतलब कितना हो जाएगा? अपॉन 3A, तो आ जाएगा 7KA, ए से काट दो तो हो जाएगा के तुल्य। ठीक है, इसको एक उदाहरण से और समझ लेते हैं, बल्कि ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आप जितने भी बच्चे कभी भी इस वीडियो को जब भी देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सेंड कीजिएगा, तो मैं बताऊंगा आपका आंसर आपने सही जोड़ा कि गलत। ये मान लेते हैं, ये दो छड़ मान लिया, ठीक है। ये के मान लो, ये 4K, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं? 2A, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं? 4A। अब पूछा जाए तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक ज्ञात करो, तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक ज्ञात करो। तो कैसे तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे? देखो फिर से अभी सूत्र क्या पढ़ा था, अच्छा बताओ। ए तुल्य का सूत्र क्या था? K1A1 K2A2 अपॉन के तुल्य कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 2KA CC आ जाएगा 3K आ जाएगा। इसके तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक कितनी हो जाएगी? 3K। तो ये तो हो गया ऊष्मा चालकता गुणांक। चलो, तो ये हमने जो सीखा बच्चों, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड थी? ये सारी चीजें रिलेटेड थी आपकी संचरण से। अब दूसरी जो विधि है वो है संवहन। अब ये संवहन क्या चीज होती है बच्चों? ऊष्मा कभी भी जब इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जिसमें माध्यम के कण अपनी जगह छोड़कर गति करने लगे तो वो संवहन कहलाता है। यानी ऊष्मा चालन की वह विधि जिसमें
ऊष्मा चालन की वह विधि जिसमें माध्यम के कण विस्थापित होकर ऊष्मा का प्रवाह कराते हैं, तो यह विधि संवहन कहलाती है। यह विधि क्या कहलाती है? संवहन। यानी जो माध्यम के कण हैं जिससे ऊष्मा संचित हो रही है, वो अपनी जगह छोड़ देते हैं और खुद ही जगह छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा को प्रवाहित कराते हैं। ठीक, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह विधि गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। यानी अगर कोई कहे कि ऊष्मा चालन की कौन सी विधि पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी पड़ता है, तो उत्तर होगा संवहन। आइए अब सीखते हैं कि आखिर संवहन होता कैसे है। यहां पर जैसे मान लिया आपने एक बर्तन लिया और उस बर्तन में पानी भर दिया। संवहन को पानी से समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या भर दिया आपने? इसके अंदर पानी भर दिया। ठीक है, इसके अंदर एक बर्तन लिया और बर्तन में पानी भर दिया। अब देखो बर्तन में तो छेद रहेगा, तो पानी बहल जाएगा, तो बंद कर दो वही बर्तन को। और फिर क्या किया? यहां से इस बर्तन को ऊष्मा देना शुरू किया। क्या देना शुरू किया हमने? इसमें ऊष्मा देना शुरू किया। यानी आग जला दी कुछ ऐसा, अभी जाड़े चल रहा है तो जाड़े में पानी गर्म करते हैं कोई, या दूध गर्म करते हैं, ऐसा कुछ है ना। अब जब इसको ऊष्मा देंगे बच्चों, अब देखो क्या होता है। जब ऊष्मा दी जाती है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन से? ये वाले जो कण हैं, सबसे नीचे की तरफ जो कण हैं, ये क्या होंगे? ये ऊष्मा को ग्रहण करके ये कैसे हो जाएंगे? ये परत हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म परत कैसी होती है? गर्म परत हल्की होती है। गर्म जो चीज पर, देखो नीचे वाली परत गर्म हो जाएगी, जो सबसे निचली सतह है, और गर्म होकर हो जाएगी हल्की। और अगर ये गर्म होकर हल्की हो जाएगी तो किस तरफ जाने लगेगी? क्योंकि ये परत गर्म होकर हल्की हो गई है, तो ये बढ़ेगी ऊपर की तरफ। अच्छा, ऊपर की परत, जो ये वाली जो परत देख रहा है सबसे ऊपर की तरफ है, ये कैसी है? ये है ठंडी। ठंडी परत कैसी होती है? ये होती है भारी। तो अब होता क्या है कि ये जो गर्म परत हल्की होकर कहां जाएगी? ऊपर की तरफ। और ये जो ठंडी परत है ये भारी होने के कारण आएगी नीचे की तरफ। तो धीरे धीरे जो पदार्थ तरल जो है वो जैसे से गर्म होता जाएगा, तो गर्म परत ऊपर और ठंडी परत नीचे, धीरे धीरे एक साइकिल जैसी तैयार हो जाएगी। इसे कहते हैं संवहन धाराएं। क्या बोलते हैं इसे? तो क्या बन जाएगी? देखो यहां पर क्या बन गई है? कन्वेंशनल करंट या संवहन धाराएं बन जाती हैं, और ऐसे धीरे धीरे करके पूरा द्रव गर्म हो जाता है। अच्छा, इसमें बड़ा मजेदार चीज है, कई बार ऐसा भी होता है जैसे पानी गर्म हो गया, अभी जैसे जाड़ों में नहाने के लिए तैयार हुए अपन लोग, जैसा लगा कि पानी गर्म हो गया है, अभी ऊपर से हाथ लगा के ऐसे देखा कि देखो, उंगली डाल के देखा कि पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ। ऊपर से पानी तो गर्म हो जाता है, लेकिन नीचे पानी कैसा रहता है? ठंडा। इसलिए हमेशा पानी कहां से गर्म होना शुरू करता है? देखो कितनी विचित्र बात है। पानी कहां से गर्म होना शुरू हुआ? पानी ऊपर से गर्म होना शुरू होता है। आग नीचे जल रही है, लेकिन गर्म परत कहां मिलेगी? ऊपर की तरफ, और नीचे हल्के हल्के पानी ठंडा मिलता है। ठीक, अगर कभी आपने अनुभव किया हो और नहीं किया है तो इसको जरूर करके देखिएगा। ऐसा नहीं कि खोलते पानी में हाथ डाल दिया फिर कहोगे सर आपने क्या बताया मेरा हाथ जल गया, ऐसा नहीं करना। ये तब है जैसे पानी को गैस पे रखा,
कुछ सेकंड के बाद ही 10, 20, 15, ठीक है, आप देखो ऊपर से हाथ डाल के देखो, ऊपर गर्म होगा पानी और अंदर की तरफ पानी कैसा निकलेगा, ठंडा निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा संवहन। ठीक, अच्छा, संवहन के बाद नेक्स्ट, अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक संवहन के बाद बनेगा वो बनता है अपने पास विकिरण। तो विकिरण की चर्चा हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में करेंगे बच्चों।